हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 12 पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 का हमारा लास्ट टॉपिक था विद्युत आवेश। क्या था हमारा? विद्युत आवेश। हमने बताया था कि विद्युत आवेश हमारा क्या होता है। उसमें हमने पहली परिभाषा ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि को भी हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। मैंने उसमें फिर दूसरी परिभाषा बताई थी कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसपे किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराए, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? वीडियो में विद्युत आवेश का मात्रक बताया था। मात्रक इसका हम दो पद्धतियों में बताते हैं। नंबर 1 जो था एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। हो गया। अब हमने बताया था कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हमने क्या बताया था? फैराडे। हमने बताया था 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। ये मैंने यहां तक बताया था। अब इसके आगे हम बताते हैं कि विद्युत आवेश की बीमा क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत आवेश कैसी राशि है? विद्युत आवेश अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब इसका बीमा देखते हैं क्या होती है। बीमा निकालने के लिए सबसे आसान विधि होती है कि आपको यदि सूत्र पता हो। सूत्र हमारा क्या है? Q बराबर IT। अब हम Q की बीमा तभी निकाल सकते हैं जब हमें I की बीमा पता हो और T की बीमा पता हो। तब को पता है कि I क्या हमारी धारा है, T क्या हमारा समय है। यदि आपको पता होना चाहिए कि धारा की बीमा हमारी क्या होती है? A, और समय की बीमा हमारी क्या होती है? T। तो हमारी Q की बीमा हमारी पूरी क्या हो गई? 80। Q की बीमा हमारी क्या हो गई? 80। इतना आगे हमारा चलते हैं कि हम देखते हैं किसी वस्तु को यदि हमें आवेशित करना है तो उसे हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को यदि हम आवेशित करते हैं तो उसके कितने मेथड हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं। नंबर हेडिंग डालते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की फर्स्ट विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला हेडिंग हमारा इसमें क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है? देखो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। घर्षण द्वारा आवेशन जानने के लिए पहले हम क्या जानते हैं? घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ना से क्या होता है? हमारा घर्षण होता है। जब उसके द्वारा जो आवेश उत्पन्न हो जाता है तो हम कहते हैं कि घर्षण द्वारा हमारा क्या हो गया? आवेशन हो गया। देखे, मान लो हमारी एक वस्तु ये है, ए बी है, और दूसरी वस्तु हमारी सी डी है। यदि हम ए बी को सी डी पर रगड़ते हैं, मैंने रगड़ा, क्या किया? मैंने रगड़
दिया। जैसे ही मैंने इस पर रगड़ा तो क्या हुआ, इस जब इसको रगड़ोगे तो घर्षण होगा, घर्षण रखने के बाद अब क्या आ जाएगा, आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन वो आवेश कैसा होगा, अभी ध्यान देना है। जब हम रगड़ेंगे तो घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण के कारण हमें आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन ये दोनों आवेश दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति के होंगे, लेकिन मात्रा में समान होंगे। जैसे अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे निगेटिव आएगा, अगर ये धनावेशित हो रहा है तो ये ऋणावेशित होगा, लेकिन मात्रा में बराबर होगा। अगर ये 10 पॉजिटिव है तो 10 माइनस होगा, ये नहीं कि 9 माइनस हो ना, 11 भी नहीं हो सकता, सेम होगा। आगे समझ में घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इस विधि द्वारा आवेशन इस विधि द्वारा आवेशन जब एक वस्तुओं को जब एक वस्तुओं को दूसरे वस्तु पर रगड़कर थोड़ा दूर रख दिया जाए, रगड़कर या दूर दूर रख दिया जाए, तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति, तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति तथा मात्रा में समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के आवेशन को ही इस प्रकार के आवेशन को ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आ गया एग्जाम्पल देखिए इसका, समझ में आ गया। घर्षण द्वारा हमने लिखा इस विधि द्वारा आवेशन जब एक वस्तुओं को दूसरे वस्तु पर रगड़कर दूर दूर रख दिया जाए तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति के तथा समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अलग अलग प्रकृति तथा मात्रा में समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के आवेशन को ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे हम कांच की छड़ लेते हैं, क्या ले ले, कांच की छड़। हम कांच की छड़ को क्या कहते हैं, रेशम, एक रेशम का कपड़ा है, रेशम। कपड़ा क्या है, रेशम का कपड़ा।
जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो देखते हैं कि कांच की छड़ हमारी क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा हमारा ऋणावेशित हो जाता है। आगे समझ में एग्जाम्पल आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल था, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, एबोनाइट की छड़े ले लो। क्या ले लो, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़। अब एबोनाइट की छड़ को हम क्या करेंगे, बिल्ली के खाल पर रगड़ेंगे। किस पर, बिल्ली के खाल पर। ये क्या, बिल्ली की खाल। जब एबोनाइट की छड़ को क्या किया जाता है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाता है तो देखा जाता है एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, हमारी पॉजिटिव हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और बिल्ली की खाल हमारी ऋणावेशित हो जाती है। आगे समझ में। अब दूसरा प्रकार का आवेशन देखते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब दूसरे प्रकार का आवेशन हमारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चालन द्वारा आवेशन। दूसरा क्या हमारा, चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन, चालन मतलब चलना, आवेशन मतलब आवेश। जब आवेश चलकर चलना लगे उस प्रकार के आवेशन कोई चालन आवेशन करते हैं। मतलब मान लो कोई अगर एक वस्तु है जो आवेशित है, कोई दूसरी वस्तु आवेशित नहीं है, तो इसमें से आवेश उसमें जाता है, तब वो भी वस्तु हमारी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार के आवेशन को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। समझे, देखे, देखते वही हमारी एक वस्तु मैंने लिया, ये हमारी क्या है, आवेशित है। ये क्या है, आवेशित है। आवेशित में या तो यह पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, दोनों में से कुछ भी होता है। या तो यह धनावेशित है या तो यह ऋणावेशित होगा। अब इसके संपर्क में कोई दूसरी वस्तु ला दे जो अनावेशित है, क्या, जो अनावेशित है। अब कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो अनावेशित वस्तु थी वो भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब इसमें से क्या होता, आवेश हमारा इसमें क्या करता है, जाता है। जिधर आवेश की कमी पड़ेगी उधर आवेश हमारा जाएगा। तो कैसे जाएगा, चलकर। तो जब चलकर जाएगा तो इस प्रकार के आवेशन को हम क्या कर देंगे, चालन द्वारा आवेशन। जब इलेक्ट्रॉन चलकर चलेगा तब हमारा चालन होगा। क्या चलेगा, आवेश। तब उस प्रकार के क्या कहेंगे आवेशन को, चालन द्वारा आवेशन। अब इसके लिखते हैं कैसे, इस प्रकार के आवेशन में, यदि आप लोग लिखना चाहे तो मेरे साथ लिख सकते हैं। इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को दूसरे, कैसे लिख दो, दूसरे अनावेशित वस्तु से संपर्क कराया जाए। संपर्क कराया जाए।
अनावेशित वस्तु भी, तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती। हो गया समझ में? चालन द्वारा आवेशन, इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु से संपर्क कराया जाए तो अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। आगे समझ में? अब तीसरा टाइप है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा तभी समझ में आएगा जब चालन द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या हमारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको समझा जाए। इसमें देखो क्या होता है, कोई आवेशित वस्तु है, किसी अनावेशित वस्तु से बिना संपर्क कराए रख दिया जाए, कुछ दूरी पर रख दिया जाए, ये तो आवेशित है। इसे बिना संपर्क कराए कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो देखते हैं कि ये जो आवेशित वस्तु है, जो हमारी आवेशित वस्तु है, इसके पास वाली सतह, जो इसके पास वाली सतह ए है अनावेशित वाली, इसके पास वाली जो सतह अनावेशित की है वो क्या हो जाती है? विपरीत प्रकृति की हो जाती है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और दूसरी वाली जो दूसरी सतह है वो समान प्रकृति की हो जाती है। अगर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसी घटना को ही हम क्या करते हैं? प्रेरण। इसी घटना को ही क्या करते हैं? प्रेरण। अब आ गया समझ में? इसमें क्या होता, कोई आवेशित वस्तु है, उसके संपर्क में बिना संपर्क कराए किसी अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो देखते हैं अनावेशित वस्तु का एक सतह जो आवेशित वस्तु के समीप है वो विपरीत प्रकृति का हो जाता है तथा दूर वाली सतह समान प्रकृति की हो जाती है। रटना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल से समझना है। मैंने क्या लिया, एक वस्तु ले लिया, एक वस्तु मैंने माना सपोज दैट ऋणावेशित है, मैंने ऋणावेशित इसको कर दिया, इसके संपर्क में बिना, इसके समीप बिना संपर्क कराए कोई अनावेशित वस्तु ले आया जिसपे हमें चार्ज चाहिए, जिसको हमें आवेशित करना है, उसको लाया। जैसे ही लाते हैं तो कुछ देरी बाद देखते हैं कि जब ये अगर ये निगेटिव है तो इसके पास वाली जो सतह है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन दूर वाली सतह क्या हो जाती है? हमारी निगेटिव ही हो जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रेरण। अब इसको लिखा कैसे जाता, देखो, किसी अनावेशित वस्तु के समीप किसी अनावेशित वस्तु के समीप या आवेशित वस्तु के समीप या किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना संपर्क कराए कोई आवेशित वस्तु रख दिया जाए। किसी अनावेशित वस्तु के समीप, किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना संपर्क कराए कोई आवेशित वस्तु, कोई आवेशित वस्तु कोई आवेशित वस्तु रख दिया जाए किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना संपर्क कराए कोई आवेशित वस्तु रख दिया जाए
तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह रख दिया जाए तो आवेशित पास वाली सतह विपरीत प्रकृति की तथा दूर वाली सतह समान प्रकृति की हो जाती है। ठीक है, किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना संपर्क कराए कोई आवेशित वस्तु रख दिया जाए तो आवेशित वस्तु के पास वाली सतह विपरीत प्रकृति की तथा दूर वाली सतह समान प्रकृति की हो जाती है। देख लो, कोई हमारा अनावेशित वस्तु ये है, ये अनावेशित वस्तु है, इसके समीप मैंने कोई आवेशित वस्तु लाया बिना संपर्क कराए, आवेशित वस्तु है, इस पर आवेश कैसा है, माइनस का। तो इसके पास वाली आवेशित वस्तु के पास वाली सतह ये है ना, ये कैसी हो जाएगी, विपरीत प्रकृति की। ये निगेटिव है तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तथा दूर वाली सतह कैसी हो जाएगी, सेम प्रकृति की हो जाती है। तो इस घटना को ही इस घटना को प्रेरण कहते हैं। आवेशित समझ में आया। अब इस पे हम एक देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि कोई गोला है, यदि उसको हमें आवेशित करना है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन देता है, यदि कोई गोला है, यदि कोई गोले या यदि किसी गोले को धनावेशित करना है, यदि किसी गोले को धनावेशित करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखा जाए। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके कुछ स्टेप हैं। प्रथम स्टेप में क्या करते हैं कि यदि कोई गोला है, इसको हमें धनावेशित करना है, ये हमारा गोला है, इसको हमें धनावेशित करना है। पहले क्या हमारा न्यूट्रल, न तो धनावेशित है ना तो ऋणावेशित है, मतलब उदासीन है। अब इसको हमें धनावेशित करना है, तो धनावेशित एक कब होगा, जब इसको सबसे पहले क्या कर दें, प्रथम स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके समीप कोई ऋणावेशित वाली वस्तु ला देंगे, बिना संपर्क कराए कोई ऋणावेशित वाली वस्तु रख देंगे। हो गया, बस इतना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जैसे हम इसको रखते हैं तो इसको क्या हो जाता है, जैसे मैं इसको रखता हूं तो क्या हो जाता है, इसके सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में देखो, जैसे मैंने इसको रखा
ये हमारी है ऋणावेशित। तो इसके जो पास वाली सतह थी वो कैसी हो गई, धनावेशित, तथा दूर वाली सतह कैसी हो गई, ऋणावेशित। हो गया। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, इसको धनावेशित करना है, इसके समीप मैंने कोई ऋणावेशित वाली वस्तु रख दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने रखा सेकेंड स्टेप में, इसके पास वाली सतह क्या हो गई, धनावेशित, और इसके दूर वाली सतह क्या हो गई, ऋणावेशित। हमें ऋणावेशित तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, धनावेशित। हमें सिर्फ क्या चाहिए, धनावेशित। अब ऋणावेशित को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इसके करने के लिए मैंने थर्ड स्टेप में क्या करता है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में मैंने क्या करूंगा, इसको भूसंपर्कित करा दूंगा। यही हमारा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब हम भूसंपर्कित किधर से कराएंगे, निगेटिव ओर से। निगेटिव ओर से मैंने भूसंपर्कित करा दिया, क्योंकि पृथ्वी का वोल्टेज कितना होता है, ये क्या करेगा, ऋणावेशित को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। अब फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज में हम इसको हटा देंगे। जब देखेंगे हमारा ये वाला क्या होगा, ऋणावेशित चार्ज खत्म हो गया, तो हम इसको हटा देंगे। जैसे हम इसको हटा देंगे तो हमारा सिर्फ बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी गोले को धनावेशित कर सकते हैं। आ गया। धनावेशित करने के लिए मैंने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या किया, यदि इसके समीप कोई ऋणावेशित, अगर इसको ऋणावेशित करना होता तो हम धनावेशित लाते, यदि इसको धनावेशित करना है तो हम क्या लाएंगे, ऋणावेशित। जैसे मैंने इसको ऋणावेश लाया तो देखा सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, इसके पास वाली सतह क्या हो गई, धनावेशित, तथा दूर वाली सतह क्या हो गई, ऋणावेशित। क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश इस पे आएंगे और समान प्रकृति के आवेश, तो इसके समान ये आए, इसके क्या विपरीत है। तो थर्ड स्टेप में क्या करा कि हमें तो पॉजिटिव वाला चाहिए, निगेटिव तो चाहिए नहीं। अब निगेटिव को हमें हटाना है, तो जैसे मैंने निगेटिव को हटाने के लिए क्या किया, इसको भूसंपर्कित कराया। अब भूसंपर्कित क्यों कराया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का वोल्टेज हमारा जीरो होता है। जब इसका वोल्टेज जीरो होता है, इस पे आवेश कितना होता है, जीरो होता है, तो ये क्या करती है, अपनी ओर इसको खींच लेती है। जैसे इसको खींच लेगी, हमारा पॉजिटिव चार्ज बचा रहे, ये देखना पड़ेगा। जैसे हमारा निगेटिव चार्ज खत्म होता, वैसे ही फोर्थ स्टेज में मैंने क्या कर दिया, इसको भूसंपर्कित से हटा दिया और इस वाली वस्तु को भी हटा दिया जो हमारी ऋणावेशित थी। जैसे इन दोनों को हटाया, हमारी वस्तु क्या हो गई, सिर्फ धनावेशित हो गई। ये फोर्थ स्टेज में करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यदि किसी गोलों को हम ऋणावेशित करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ प्लस लागेंगे, फोर्थ स्टेज में कर देंगे। आज समझ में। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है बताते हैं हम आप लोगों को। अब विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होता है, विद्युत, अगला हेडिंग है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यदि कोई आवेश है तो उसका मूलभूत गुण क्या होता है। इसका पहला गुण होता है आवेशों की योज्यता। का पहला गुण होता है आवेशों की योज्यता। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, यदि कोई भी आवेश है, आवेश हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। द्रव्यमान हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये भी अदिश राशि। अब हमारा आवेश क्या होता, ये भी हमारी क्या है, अदिश राशि। तो हम लिखेंगे अदिश राशि। अब हम देखेंगे क्या होता हमारा आवेश। अब इसमें पहला क्या होता, आवेशों को हम बीजगणितीय नियमों को द्वारा जोड़ा या घटा सकते हैं। या ऐसे कहते हैं, आवेशों को हम जोड़ या घटा बीजगणितीय नियमों के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे लिखो, इसमें क्या होता, आवेशों को
हम बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ बीजगणितीय वर्ड क्यों आता? बीजगणितीय मतलब उसको चिन्ह के साथ, उसके चिन्ह के साथ। जैसे हमारा कोई आवेश +5 कूलाम है, -10 कूलाम है, +6 कूलाम है, +7 कूलाम है। अगर हम इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? इसके चिन्ह के द्वारा। इसका चिन्ह पॉजिटिव है, 5 कूलाम हो गया। इसका चिन्ह निगेटिव है, बीच में निगेटिव चिन्ह आ गया। इसका चिन्ह पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव चिन्ह आ गया। इसका चिन्ह पॉजिटिव है, इसका चिन्ह पॉजिटिव है। अब इसको जोड़ लो। क्या पहले पॉजिटिव वाला जोड़ते हैं, तो 7 6 13, 13 5 18, 18 कूलाम में हो गया पॉजिटिव वाला। अब बीच में क्या हो गया? ऋणावेशित है। अब पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव वाला चिन्ह आएगा। अब 18 में से 10 जाए 5, 18 में से 10 जाए 8, आंसर हमारा क्या हो गया? 8। आवेशों की योज्यता बताता है कि आवेशों को हम बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। मैंने दिखा दिया। अब दूसरा इसका क्या होता है? आवेश संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवेश संरक्षण। अब आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ाया होगा। जैसे ऊर्जा संरक्षण का होता वैसे आवेश संरक्षण का होता। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या? न तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, न तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रकार आवेश है। तो प्रकृति में आवेश क्या होता है? फिक्स है। ये न तो कम हो सकता है, न तो ज्यादा हो सकता है। तो लिखेंगे हम आवेशों को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेशों को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता। ठीक है। आवेश संरक्षण का क्या? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब पूछ लिया जाए कि जो प्रकृति में कुल आवेश होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं, वो संरक्षित होते हैं। प्रकृति में कुल आवेश हमारे क्या होते हैं? प्रकृति में कुल आवेश हमारे क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। प्रकृति में हमारे कुल आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। उसी प्रकार से कह रहा, आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही हमारा आवेश संरक्षण है। अब तीसरा हमारा क्या होता है? आवेशन का क्वांटीकरण।
आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? किसी आवेश का क्वांटीकरण से हम क्या समझते हैं? देखो, यदि किसी वस्तु में कोई आवेश जाता है तो हमेशा पूर्ण संख्या में जाएगा, कभी अपूर्ण संख्या में, जैसे 1/2 के रूप में नहीं जाएगा। कभी सुने हो कि इस वस्तु से इस वस्तु में आधा आवेश प्रवेश कर गया, आधा रह गया? नहीं, जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो वही कहा गया है कि किसी आवेशित वस्तु के समीप है, सीखो, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम, देखो इसके, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण, मतलब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो, के रूप में ही हो सकता है। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश अनिश्चित रूपों में विभाजित नहीं किया सकता। जैसे हमारा अगला सूत्र होता है Q बराबर n, तो n जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। n जो हमारा होगा पूर्ण संख्या में होगा, मतलब n का मान हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है, लेकिन n का मान कभी नहीं सुनोगे 1/2 3/2 4/2 ऐसे कुछ, मतलब ऐसे नहीं होगा कि जो कटे ना, ऐसे रूप में नहीं हो सकता। इसीलिए का अनिश्चित रूपों में विभाजित नहीं कर सकते, इसको एक निश्चित रूप में विभाजित कर सकते हो। यहीं से हमारा निकलता है Q बराबर n का सूत्र। Q हमारा कुल आवेश होता है, Q बराबर Q क्या, विद्युत आवेश, n क्या होता है, पॉजिटिव न्यूट्रॉन दोनों होता है। n जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश, ऐसी कहिए, हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है हमारा, -1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम हो गया। यही प्रोटॉन का होता है, इसी के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, 1.6 गुणे 10 के घात -19। न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हम कूलाम का नियम।
कूलॉम का क्या नियम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।